हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आरक्षण पर अपने फैसले को लेकर के देश भर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लेकर के दिए गए फैसले को लेकर के देश में भिन्न भिन्न प्रकार की राय जो है वो उठ रही है। क्या है पूरा मामला और एससी, एसटी, ओबीसी में क्यों है खुशी की लहर, इसी को लेकर के हम प्रोफेसर रतनलाल साहब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे परत दर परत कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। सर, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को लेकर के जो आया है, सवर्ण समाज जहाँ कहीं ना कहीं नाराज़गी व्यक्त कर रहा है, तो वहीं एससी, एसटी, ओबीसी में कहीं ना कहीं जो प्रबुद्ध वर्ग है उसमें खुशी की लहर है। चलिए, पहले तो गवाई साहब को सलाम करना चाहिए और उनका शुक्रिया भी कि ऐतिहासिक ये फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी का पहले आया 23 तारीख को, जो उनके नॉन जो जुडिशियल स्टाफ है ना, कि एससी, एसटी का पहले आया 23 जून को और 3 जुलाई को ओबीसी का। और इसके साथ ही जो दिव्यांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए भी है, जो फॉर्मर जो सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए भी है, और जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं उनके लिए भी है। तो जो ज़रूरतमंद तबका है उनका पूरा ख्याल उन्होंने रखा गया। खाली एससी, एसटी, ओबीसी नहीं ना, भूतपूर्व सैनिक भी तमाम लोगों को लिया गया है, फ्रीडम फाइटर। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ना, कोई भी संविधानवादी, कानून को मानने वाला और जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लेगेसी है, बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति से यही अपेक्षा भी होगी कि वो न्याय करे। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि गवाई साहब को पहले सलाम करना चाहिए। और दूसरा, आपने जो सवाल पूछा कि सवर्ण समाज में नाराज़गी है, अब किनको नाराज़गी है तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो तो नाराज़ रहेंगे ही रहेंगे। अगर उनका बस चले ना, तो संविधान वगैरह तो ऐसे भी हल्ला उठ रहा है कि मनुस्मृति हमारा संविधान है, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, संसद की क्या ज़रूरत है, अब धर्म संसद से चलेगा। तो इनका अगर बस चले तो एससी, एसटी, ओबीसी को सब कुछ छुड़वा के बोले खाली मजदूरी करो, नाली साफ करो, ठीक है। वो नहीं चाहते कि अफसर बने, कोट पैंट टाई बन करके आए। ये मानसिकता का सवाल है ना। आप बढ़िया व्हाइट शर्ट पहने, हम भी पहने हैं बढ़िया, देख के वो अच्छा लगता होगा ना। बहुत जल्दी और कुछ रहस्य उद्घाटन मैं करूँगा कि सवर्ण मानसिकता क्या होती है। बाबा साहब ने तो लिखा है ना कि छोटी छोटी घटनाओं पर, कि चप्पल पहन के जा रहा है उससे भी खराब लग जाता है, कोई अंगूठी पहन लिया उससे भी खराब लग जाता है, कोई पानी पी लिया तो उससे भी खराब लग जाता है। जो उस समय 100 साल पहले लिख रहे थे वो तो आज भी तो हो रहा है ना, आज भी हो रहा है। बिल्कुल। तो ये मानसिकता की लड़ाई है, ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। और मैं समझता हूँ कि गवाई साहब के देखिए फैमिली की परंपरा भी है ना। उनके फादर सीनियर गवाई साहब बाबा साहब के ज़माने में थे, बाबा साहब के बड़े नेता भी रहे, वो गवर्नर भी रहे। हाँ। अच्छा, गवाई साहब जब चीफ जस्टिस बने थे तो महाराष्ट्र गए थे, तो प्रोटोकॉल नहीं मिला था ना। हाँ, प्रोटोकॉल नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के समाज की रियलिटी क्या है ये गवाई साहब बढ़िया से जानते हैं, हमसे भी बेहतर, हम लोग से भी बेहतर। मैं इतिहास पढ़ाता हूँ लेकिन वो बढ़िया से जानते हैं, इसलिए उचित फैसला किया। और ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये मुझे लगता है कि ये इतिहास रच दिया उन्होंने। और हम लोग देखेंगे, अम्बेडकरनामा पर बातचीत हम लोग कर रहे थे, तो हमने कहा था कि ये सब होगा, ये सुप्रीम कोर्ट में भी रिजर्वेशन लगेगा और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, क्योंकि गवाई साहब ने पहले ही कह दिया कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूँगा। हाँ, तो मतलब वो लालसा तो कुछ है नहीं। तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट में भी मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ फेयरनेस वो करेंगे। हाँ, ट्रांसपेरेंट करेंगे कोलिजियम सिस्टम को, कोलिजियम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करेंगे। और कुछ अपॉइंटमेंट में ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी तमाम लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। जब खन्ना साहब चीफ जस्टिस थे इनसे पहले, तो इन लोगों ने एक नई प्रक्रिया शुरू की ना कि जिनको जजेस बनना है उनको इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे। क्योंकि आपने देखा ना, वो कौन इलाहाबाद के एक जज हैं, शेखर यादव हैं। तो इस तरह के जजेस भी आ जाते हैं ना कि कुछ बोल देते हैं। कुछ लोग क्या नाम है, कह देते हैं कि जी जो मोरनी जो है वो उसके आंसू से प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ कह देते हैं कि भाई कुछ अछूत महिला या कोई सवर्ण थोड़ी बलात्कार कर सकता है। तो इसलिए खन्ना साहब ने और गवाई साहब ने एक अच्छी परंपरा की शुरुआत की कि भाई तो हम जिसको जज बनाने जा रहे हैं उसको कुछ आइडिया भी है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बढ़िया कदम था। और आने वाले भविष्य में भी आप देखेंगे तो हायर जुडिशरी में भी रिजर्वेशन प्रकार का कुछ आएगा, कोलिजियम सिस्टम में रिफॉर्म होगा, ये मुझे लगता है। नवंबर तक अब इनका कार्यकाल है,
तो कॉलेजियम सिस्टम को रिफॉर्म होगा, ये मैं समझता हूँ। अच्छा, कुछ लोग तो सर कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल खड़े करते हैं, कहीं कॉलेजियम सिस्टम नहीं होना चाहिए, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है वैसे ही जुडिशरी का भी उनको एग्जाम इस होना बात की चाहिए। समझ ही नहीं है। वो तो आरएसएस बीजेपी चाहता है कि कॉलेजियम खत्म हो जाए। जब यूपीएससी बन जाएगा, इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है देख रहे हैं ना, कैसे काम कर रहा है। अब सीबीआई की चीफ के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, ये सब यही हो रहा है ना। यही हो रहा है। तो हमारे लोगों को अभी कॉलेजियम के बारे में समझ नहीं है। कॉलेजियम क्या करती है? नाम रेकमेंड करती है, नाम रेकमेंड करती है ना, उसका अपॉइंटमेंट तो सरकार की तरफ से होता है ना। अभी आपने देखा कि एक जिनका नाम गया था जज के लिए, सीनियर हैं, दत्ता, कोई दत्ता करके हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उनके साथ पिछले साल 3 नाम गया था, चंचूड़ के ज़माने में, जस्टिस चंचूड़ के ज़माने में 2 का रिकमेंडेशन हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया। और एक ये जो सीनियर एडवोकेट हैं, सम दत्ता लेडी हैं, उनका नहीं, उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया कि हम जज नहीं बनेंगे। इस तरह के कई घटनाएं हुए हैं अतीत में। तो इसलिए ये कॉलेजियम को समझिए, नाम रिकमेंड करता है, अपॉइंटमेंट सरकार करती है। और सरकार, तो इसमें क्या होता है कि कई बार जो रिकमेंड होता है नाम, सरकार उसको भी सैंक्शन नहीं करती, नहीं देती है। कई घटना आप देख लिए होंगे। तो इसमें है कम से कम कॉलेजियम, हम कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। जैसे ही कमीशन बनेगा वैसे सरकार के कब्जे में चला जाएगा, एक भी सरकार अपने हिसाब से सारे अपॉइंटमेंट करेगी। तो ये तो आरएसएस चाहता है कि कॉलेजियम खत्म हो जाए, बीजेपी चाहता है ये खत्म हो जाए। सर आप कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं ठीक है। हाँ, उसको और बेहतर करने की बेहतर किया जाए। हाँ, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम खत्म होने का मतलब समझ लीजिए, बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है अभी। यूपीएससी तो है ही ना, सारे बड़े बड़े संस्थाएं हैं ना, तो क्या हाल है उसका, क्या हाल है। नीट का एग्जाम हो रहा है, उसका क्या हाल है, देख रहे हैं ना सब, हैं। तो इसलिए इसमें है कि भाई पूरा जूरी होता है ना, वो नाम रिकमेंड करता है, कॉलेजियम होता है ना। बिल्कुल। तो कॉलेजियम में ढंग के लोग आएंगे, जिनको संविधानवादी हैं, जो संविधान को मानने वाले, जिनके पास अनुभव है, तो आएंगे तो वो सेंस ऑफ विजडम प्रिवेल करेगा ना। तो उसमें हो सकता है कुछ एससी भी आ जाए, कोई एसटी भी आ जाए, कोई ओबीसी भी आ जाए। लेकिन सरकार के नियंत्रण में जाने का मतलब तो खेल खत्म है। फिर एससी एसटी ओबीसी भी आएगा, तो अभी तो बहुत सारे ऑफिसर एससी एसटी भी घूम रहे हैं। लोग कह रहे हैं आरक्षण तो इन्हें मिल गया, पर योग्यता कहाँ से लाएंगे ये लोग? अच्छा, योग्यता का ठेका उन्हीं के पास है ना, योग्यता का ठेका उन्हीं के पास है। होता क्या है ना, अपना तो दिखाएगा माइक टाइसन बलिष्ठ, हमारा दिखाएगा सिकिया पहलवान, है ना। अब बोले कि हाँ मेरिट है। अरे बराबरी वाले से लड़ो ना, फिर बराबरी वाले से टक्कर करो। तो मेरिट तो आपका ये है कि सुई भी ना बना है, आज तक सुई भी नहीं बना है। कौन सा अनुसंधान भारत में हुआ? जो भी यहाँ पे हुआ किसान श्रमिक मजदूर ने किया है, या खुरपी बनाया है इन्होंने। तो खाली गपौड़ी छानना अगर मेरिट है ना, तो मेरिट आप ही अपने पास रखिए। हम लोग साइंटिफिक टेम्परा की बात करते हैं। आरक्षण मिल गया तो बदल क्या जाएगा इससे? अच्छा, नहीं मिला तो काहे हल्ला कर रहे हैं कि नहीं मिला? क्यों नहीं? कुछ लोग, भाई सब लोग नौकरी नहीं कर सकते ना, सब लोग बाई चांसलर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। सब लोग प्रोफेसर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। तो 100 भी बन रहे हैं, तो 100 में हमारा भी रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए। 10 लोगों का तो घर बदलेगा, बिल्कुल 10 लोगों का भी तो बदलेगा। यही तो है रिप्रेजेंटेशन। सबको नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। लेकिन जितनी नौकरियां हैं उसमें समाज का प्रतिनिधित्व तो हो। तो क्या इसमें सर पूरा आरक्षण लागू होगा, 27% ओबीसी का और 22% एससी? देखिए, अभी मैंने 15 और 7.5 तो है, और जाहिर है कि ओबीसी का भी 27% लगेगा एज पर द रूल्स। उसमें लिखा हुआ है ना, एज पर द रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो सरकार का रूल है उसी के हिसाब से आरक्षण उसमें लागू। जी, थैंक यू। चलिए, तो आप प्रोफेसर रतनलाल साहब थे और हमने जानने की और समझने की कोशिश की कि BR गवई साहब ने जो उनके नेतृत्व में जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिसीजन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो की जाएगी, मतलब एक आदेश हो गया और यहाँ से आगे आरक्षण जो है वो लागू कर दिया गया है। इससे पहले शायद आरक्षण नहीं था, शायद इसलिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है, क्योंकि तमाम उस वंचित तबके का भी हमें प्रतिनिधित्व हो सके जो अभी तक कहीं ना कहीं वंचित था। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद। चलिए, ओमदेव जी।